हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस टॉपिक पे जो मेरा नाम डॉक्टर फैजान मिर्ज़ा है। इस वक्त जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं एज बीइंग मैमल्स। हम अपने लंग्स में से कलेक्ट करते हैं, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से, उसको एक्सहेल आउट कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और एनवायरनमेंट में से हम ऑक्सीजन को पिक करके अपनी बॉडी में लंग्स में डालते हैं। और ब्लड ऑक्सीजनेट होकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हमारे सेल्स एटीपी बना सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमिकल डिटेल पे आएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रक्चरली अगर देखते हैं तो दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ है, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, लंग्स आ जाते हैं। फंक्शनली अगर हम बात करें तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बताती है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन वो हिस्सा है जिससे रास्ते से एयर पास होती है। नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और इनका फंक्शन होता है फिल्टर करना एयर को वार्म करना, मॉइस्चर करना, और एयर को कंडक्ट करना टू द लंग्स। जो हमारी कंडक्टिंग जोन होती है उसके अंदर मेन मकसद यही है कि एयर लंग्स तक पहुंच जाए। फिर रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन आ जाता है, ये वो ट्यूब्स और टिश्यूज होते हैं जो लंग्स के अंदर होते हैं और गैस एक्सचेंज करवाते हैं। तो मेन काम है गैस एक्सचेंज करवाना है। इसमें एल्वेली आ जाती है, एल्वेलर सक्स, एल्वेलर डक्ट्स आ जाती हैं, और ब्रोंकियोल्स के पार्ट्स आ जाते हैं। तो ये चार पार्ट्स मिलके आपके पास बनाते हैं रेस्पिरेटरी जोन। मेन गैस एक्सचेंज हमारे पास एयर और ब्लड में करवाते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करती है वो बताया हुआ है, इसकी डिटेल में इतना हमें नहीं जाना। नोज, अब आ जाते हैं डिस्कशन पे कि हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिटेल्स क्या है। नोज से स्टार्ट करते हैं। नोज, एक्सटर्नल नोज होती है, एक्सटर्नल भी इससे उसके पार्ट हैं, कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं। तो पहले एक्सटर्नल पार्ट में हमारी जो नोज है वो फ्रंटल बोन, नेजल बोन और मैक्सिले के साथ बोनी फ्रेमवर्क बनाती है। और कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो हमारी नोज का है वो एक्सटर्नल नोज का पार्ट है, जिसमें सेप्टल नेजल कार्टिलेज आ जाती है, लेटरल नेजल कार्टिलेज आ जाती है, और एलआर कार्टिलेज आ जाती है। अभी आगे डायग्राम पे इनको लोकेट करेंगे। जब हम बात करते हैं नोज की, तो नोज में हमारे पास नॉस्ट्रल्स होते हैं। नॉस्ट्रल्स को हम एक्सटर्नल लेयर या नेरिस बोलते हैं। ये नॉस्ट्रल्स हैं जिससे एयर एक्सचेंज होती है। इंटीरियर स्ट्रक्चर जो नोज का है उसके तीन फंक्शंस हैं। सबसे पहले वार्म करता है एयर को, मॉइस्चर करता है, फिल्टर करता है। इसके साथ डिटेक्ट करता है ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस को, जिससे आपको स्मेल आ जाती है। और मॉडिफाइंग स्पीच वाइब्रेशन एज दे पास थ्रू द लार्ज हॉलो स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से आपकी आवाज बनती है, और आपकी आवाज की में जो रेजोनेंस ऐड होती है, जो एम्पलीफाई होती है वाइब्रेशन साउंड की वजह से, वो सब की सब मॉडिफिकेशन इज स्पीच की। ऑल्दो साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस लैरिंग्स में होता है, बट नोज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडिफाइंग द स्पीच। तभी अगर आपको बहुत अगर नेजल कंजेशन हुआ है तो आपकी वॉइस जो होती है वो नेजल हो जाती है, वॉइस की जो रेजोनेंस है वो चेंज हो जाती है। नेजल कैविटी के बाद जाते हैं, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है नेजल रीजन का। ये स्कल में लाई करता है और इंफीरियर होती है टू द नेजल बोन। इसके अंदर क्या पार्ट्स हैं? इसके अंदर सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास जो फेरिंग्स के साथ रीजन कम्युनिकेट करेगा, इसमें इंटरनल लेयर्स या कॉन्चे हैं। ये इंटरनल लेयर्स जो होते हैं, जिस तरह से हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं उसी तरह इंटरनल रीजन हैं जहाँ से एयर एंटर होगी, और एक्सटर्नल लेयर से होती हुई इंटरनल लेयर तक जाती है, जो कि कॉन्चे भी कहलाते हैं। और यहीं पे डक्ट्स हैं जो कि पैरानेजल साइनसेस, लैक्रिमल डक्ट्स की डक्ट्स भी यहाँ पे निकल रही होती हैं। नेजो लैक्रिमल डक्ट है, और पैरानेजल साइनसेस हैं, इनकी डक्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पास आगे देखते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी रीजन जो बना हुआ है हमारी नेजल कैविटी का, वो बना हुआ है रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स का। इसके पोर्शन के अंदर जो अंदर कैविटी बनती है इसको नेजल वेस्टिब्यूल बोलते हो। इसमें कार्टेज से सराउंड किया हुआ होता है ये। वर्टिकल पार्टीशन जो हमारी नोज का है इसको नेजल सेप्टम बोलते हैं। तीन तरह के शेल्स बन रहे होते हैं हमारे पास, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। इनको नेजल कॉन्चे बोलते हैं। ये एक्सटेंड करते हैं लेटरल वॉल से और नेजल कैविटी के अंदर तक जाते हैं। कौनसे जो होते हैं ये सब डिवाइड हो जाते हैं नेजल कैविटी में, दोनों रीजन्स में नोज के, और ये ग्रूव लाइक पैसेज वेज होते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, नीचे से इनको नाम दिया गया है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है न्यूजल कैविटी को। ये रेस्पिरेटरी पैसेज में डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे शो किया हुआ है, नॉट डिटेल, जस्ट एन ओवरव्यू के नोज है, एक्सटर्नल लेयर्स, ये एक्सटर्नल लेयर्स है हमारे, यहाँ से नोज में एंटर होती है एयर, एंड देन इट गोज इनटू द it will pass on from the nose to the nasal cavity, then the pharynx, then the larynx, then the trachea, then into the right and left primary bronchus। अंदर ब्रोंकस के डिवीजन बनते जाते हैं। डिफरेंट लोब्स हैं लंग्स के अंदर, राइट और लेफ्ट में आगे देखेंगे, और ये लंग्स आ गए आपके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। ये हमारे पास नोज की डायग्राम से अगर देखें तो बोनी फ्रेमवर्क के अंदर ये फ्रंटल और नेजल बोन्स हैं, जहाँ पे जो हमारी नोज का पार्ट है ये मैक्सिला कहलाता है रीजन, जहाँ पे हमारी ये बोन फ्यूज हुई हुई होती है, और इनफैक्ट इसी बोन का पार्ट है ये जो नेजल बोन है। इसके साथ हमारे पास कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क आ जाता है। कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क के अंदर लेटरल नेजल कार्टिलेज है जो बाय द साइड्स प्रेजेंट है नोज के।
सेप्टल कार्टिलेज है जो दरमियान से नोज को स्प्लिट डिवाइड कर रहा है राइट और लेफ्ट में, और एलार कार्टिलेज वो है जो आपके नोज के आउटर एजेस पे होती है। फिर ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एडिपोस टिश्यू हमारी नोज के आउटर एज पे स्किन के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। जब हम डिटेल में जाते हैं इंटरनल डिटेल की, तो हमें नोज के अंदर जो इंटरनल डिटेल मिलती है वो क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल नैरिस है। जो अभी बात की थी एक्सटर्नल नैरिस की, एक्सटर्नल नैरिस से हम अंदर जाते हैं तो नेजल वेस्टिब्यूल का रीजन है। नेजल वेस्टिब्यूल आगे जाके तीन तरह के सुपीरियर मिडल इंफीरियर नेजल कॉन्चे बना देता है, और नेजल कॉन्चे आगे जाके मीटस बना देते हैं सुपीरियर मिडलर इंफीरियर। यहाँ से एयर गुजरते हुए आपके पास इंटरनल नैरिस में पहुंच जाती है, दिस इज द इंटरनल नैरिस पार्ट। और इंटरनल नैरिस जो होता है वो आपके पास बिल्कुल वैसी है जैसे एक्सटर्नल नैरिस है। एक्सटर्नल नैरिस जो है वो आपके पास एक्सटर्नली एयर को क्रॉस करा रहा है, और यहाँ पे इंटरनल नैरिस आ जाएगा। इंटरनल नैरिस जो होगा वो आपके पास एयर को आगे प्रोसेस करेगा, सो दैट फ्रॉम द इंटरनल नैरिस इट गोज इनटू द नेजोफेरिंग। उसके बाद ये रीजन आपका नेजोफेरिंग शुरू हो जाता है, ये फेरिंग शुरू हो गया। नेजोफेरिंक्स आगे जाके जब ओरल कैविटी के पास से गुजरता है तो ये ओरोफेरिंक्स बन जाता है। ओरोफेरिंक्स के बाद वाला पार्ट फेरिंक्स का लेरिंजोफेरिंक्स कहलाता है। हमारे पास फेरिंक्स के रीजन में ही एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है लेरिंजोफेरिंक्स के पास। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, ये हमारे पास प्रोटेक्ट करता है कि अगर हमारा ट्रैकिया खुला हुआ है तो ट्रैकिया के थ्रू हमारी एयर एक्सचेंज हो रही होगी, और जिस वक्त ट्रैकिया खुला हुआ होता है तो उस वक्त हमारा फूड पाइप जो हमारा एसोफेगस है वो बंद हो जाता है, और जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं हमारा एसोफेगस खुला हुआ होता है तो हमारा ट्रैकिया बंद हो जाता है ताकि फूड इसके अंदर ना चला जाए। हमारे पास बॉडी में स्टर्नम जो हमारी हमारी ब्रेस्ट बोन है, या जो सामने क्रिकॉइड कार्टिलेज है, थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे पहले ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के पीछे हमारा एसोफेगस है, तो एसोफेगस एक्चुअली बिहाइंड द ट्रैकिया। जो हमारे पास फोल्ड्स बनते हैं, अगर हम बात करते हैं लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स के अंदर हमारे पास फोल्ड्स हैं, कुछ फोल्ड वोकल फॉल्स वोकल फोल्ड्स हैं, ट्रू वोकल फोल्ड्स हैं। ये ट्रू वोकल फोल्ड वो हैं कि जिनकी ओपनिंग की को हम वाइडन या नैरो करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस इज द लैरिंग्स द वॉइस बॉक्स। उसके बाद ये कुछ कार्टिलेज है, थायराइड क्रिकॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसके बाद थायराइड ग्लैंड दिया हुआ है। अगर बात करें फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स को इन्होंने यहाँ पे तीन वे में क्लासिफाई किया हुआ है। ये फनल शेप और स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। डिपेंड करता है कि वो नोज के पास से पास हो रहा है, ओरल कैविटी के पास से पास हो रहा है, या लेरिंग्स के क्लोज है। ये डिटेल आ जाती है हमारे पास आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज की इंटरनल डिटेल। अगर किसी के फेस के ऊपर नोज के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना हो कि हमें नोज के बाहर कौन से पार्ट दिख रहे होते हैं, तो दिस पार्ट जहाँ पे हमारे फोरहेड के पास जो नोज का एंड है, दिस इज द रूट ऑफ योर नोज। यहाँ पे सुपीरियर अटैचमेंट है नोज की टू द फ्रंटल बोन। अभी पीछे देखा था फ्रंटल बोन, ये मैग्जिला वाला रीजन था, इसके साथ फ्रंटल बोन थी यहाँ पे। फिर ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये दिस पार्ट, दिस इज द एपिक्स ऑफ द टिप ऑफ द नोज। फिर ये हमारे पास जो बीच की बनती है, ये ब्रिज बन रही है। थर्ड, ये ब्रिज है, ये बोनी फ्रेमवर्क है नोज का, नेजल बोन से बना हुआ होता है। और फोर्थ जो ये वाले रीजन बन रहा है, ये एक्सटर्नल नैरिस है, नॉस्ट्रल्स हैं जो एक्सटर्नल ओपनिंग है आपकी नोजल कैविटी के अंदर जाने के लिए एयर के। हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स या बेसल सेल्स, ये रेस्पिरेटरी रीजन में जा रहे होते हैं और रेस्पिरेटरी नेजल कॉन्चे के एडजेसेंट सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के सेल्स हैं, ये हमें हमें डिटेक्ट करते हैं सेंस ऑफ स्मेल को। इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल्स के अंदर सीलिया तो होता है मगर गॉबलेट सेल नहीं होता। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, थ्रोट के पास है, फनल शेप ट्यूब है अबाउट 13 सेंटीमीटर, क्रिकॉइड कार्टिलेज और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज एक्सटेंड्स टू द लैरिंग्स, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, बात पीछे डायग्राम पे हमने देख लिया। नीजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स की सारी चीजें ऑलरेडी हम डायग्राम पे लोकेट कर चुके हैं। नीजोफेरिंग्स जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट के पास होता है, और हमारे जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं वो भी हमारे पास पोस्टीरियर वॉल के पास प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स में ही। तो अभी अगर आप अपना मुंह खोलें और देखें तो आपको वो टॉन्सिल्स नजर आ जाते हैं, द फेरेंजियल टॉन्सिल्स। और ओरोफेरिंग्स हम देख चुके। और मूविंग ऑन फ्रॉम फेरिंग्स टू लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर क्या है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, शॉर्ट पैसेज वे है जो कनेक्ट करता है हमारे लेरिंग्स को ट्रैकिया से। और ये लाई करता है हमारे हमारे सेगमेंट्स ऑफ सिक्स एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। हमने स्पाइनल कॉर्ड में कवर किया था कि स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंटेड अपीयरेंस में हमने नंबर्स दिए थे वर्टिब्रा को, तो वर्टिब्रा के C4 और C6 के फ्रंट के ऊपर एंटीरियर टू देम ये प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। और कैविटी ऑफ लैरिंग्स होती है जो एयर को अलाउ करती है, और एयर के जब अलाउ और एयर उसमें से गुजरती है तो उस कैविटी में से एयर जब गुजरेगी तो वोकल फोल्ड, जो ट्रू वोकल फोल्ड्स हैं, वो वेस्टिबुल ऑफ लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी इनकी ओपनिंग नैरो या वाइडन हो जाए तो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। थायराइड कार्टिलेज जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं, जो आपको आपकी नेक में एक उभार नजर आता है, इसमें दो फ्यूज पैलेट्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज की।
और थायराइड मेम्ब्रेन का तो बताया हुआ है कि थायराइड कार्टिलेज है जिसके ऊपर बोन है और ये थायराइड मेम्ब्रेन बना लेती है। एपिग्लॉटिस पढ़ चुके हैं हम लोग, ये हमारे पास swallowing और ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है कि एयर जब जा रही है ट्रैकिया में तो हमारा एसोफिगस बंद हो, और जिस वक्त हमारा एसोफिगस में फूड जा रहा हो तो ट्रैकिया बंद हो। ग्लॉटिस बेसिकली फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का और वोकल फोल्ड्स का, और ये लेरिस में ही प्रेजेंट है और इसके बीच में स्पेस बन जाती है। उस स्पेस को हम राइमा ग्लोटिडिस कहते हैं। राइमा ग्लोटिडिस की क्लोजिंग और लेरिंग से होती है, वो सोलिंग के रूट बनाती है लिक्विड और फूड के लिए, सो दैट इसोफिगस में जा सके। और जब वो इसोफिगस में जो चीज जा रही हो तो वो इट इज केप्ट आउट ऑफ लेरिंग्स एंड एयरवेज। क्रीकोइड कार्टिलेज, रिंग जैसी कार्टिलेज है, ये प्रेजेंट होती है हमारे पास। क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट प्रेजेंट होता है। एल्टेनॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारे पास लैरिंग्स में। जब हम बात करते हैं हमारे लंग्स की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हम लैरिंग्स तक पहुंच गए। लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया के बाद ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास ब्रोंकाइज आ रहे हैं। दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। सो ब्रोंकाइल ट्री बनता शुरू हो जाता है। ब्रोंकाइल ट्री बनता है किस तरह से? ट्रैकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शियरी ब्रोंकस में, टर्शियरी ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं और ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। दिस इंटायर इज कॉल्ड एज द ब्रोंकियल ट्री। और ब्रोंकाइल ट्री के अंदर हर जगह हमें ऐसी डिवीजन मिलता है जिसको हम डाइकोटमस ब्रांचिंग कहते हैं। डाइकोटमस ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? डाइकोटमस का मतलब ये है कि हर ब्रांच अपनी नई दो ब्रांचेस बनाएगी, फिर हर दो ब्रांचेस से फिर नई दो ब्रांचेस बनेंगे। तो दिस इज व्हाट वी सी इन द डाइकोटमस ब्रांचिंग इन द ब्रोंकाइल ट्री। ये हमारे पास जब लंग राइट लंग को देखें तो राइट लंग के अंदर हमारे पास राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंटर हो गया। राइट प्राइमरी ब्रोंकस के बाद राइट की सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। सेकेंडरी ब्रोंकस जो होगा वो आगे जाके टर्शरी ब्रोंकस ब्रोंकस बना रहा है। टर्शरी ब्रोंकस के आगे जाके आपके पास फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और राइट ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल की तरफ चला जाती है ये डिवीजन। लेफ्ट लंग के देखें तो लेफ्ट लंग के अंदर भी ऐसे ही है। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होगा, फिर लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकस है, फिर लेफ्ट टर्शरी ब्रोंकस, फिर लेफ्ट ब्रोंक्यूल, और लेफ्ट ब्रोंक्यूल के बाद आखिर में लेफ्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाएगा। हमारे लंग्स के नीचे हमारे पास एक मसल होता है डायफ्राम, जिसकी मूवमेंट से ही हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता और कम होता है, जिसकी वजह से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग और उसको देखेंगे कि डायफ्राम इज द मेजर ब्रीदिंग मसल ऑफ योर बॉडी। ये कार्डियक नॉच है। कार्डियक नॉच वो जगह होती है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, जिस जगह दिस 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 इज वेयर द हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियस्टिनम। ये ट्रैकिया जब स्प्लिट हुआ था दो पार्ट्स में, दिस लोकेशन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कैरिना। ये हमने इनकी डिटेल देख ली। ब्रोंकाई पे आते हैं तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस ऑलरेडी कवर कर लिया, ये सारी डिटेल हम कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि हमारा जो ब्रोंकस ब्रोंकाइल पैसेज है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ब्रोंकाइल ट्री में सीलेटेड एपिथेलियम होता है, म्यूकस प्रोवाइड करता है, गॉबलेट सेल का ट्रैप करता है पार्टिकल को, सीलिया उस म्यूकस को ट्रैप करके आगे की तरफ मूव करता है फेरिंग्स पे फॉर रिमूवल। प्लेट ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो इनकम्प्लीट रिंग्स बनाते हैं, और आपके इसके साथ स्मूथ मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल इसकी सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन में आपके डायमीटर्स को जो डायमीटर है ब्रोंकाइट्री के उनको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज आप करते हो तो उसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। एड्रिनल मेडुला से हार्मोन्स जैसे एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन निकलते हैं, उनकी वजह से आपके स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं और आपके ब्रोंक्यूल डायलेट हो जाते हैं। जब ब्रोंक्यूल डायलेट हो जाते हैं तो इजीली लंग्स में एयर आ जा सकती है और आपकी बॉडी को ज्यादा अच्छी ऑक्सीजनेशन मिल सकती है। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक डिविजन ऑफ ईएनएस से। जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो या किसी ऐसी जगह पे आप खड़े हुए जहाँ धूल मिट्टी आ गई तो उस केस के अंदर आपके पास हिस्टामिन रिलीज हो जाता है और बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट क्रिएट होता है। कॉन्ट्रेक्शन होगा ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल का, जिससे आपके ब्रोंक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और नैरो डाउन हो जाएंगे, ताकि जो इरिटेंट मटीरियल है वो आगे लंग्स के फाइन स्ट्रक्चर्स तक ना जाए। लंग्स एज एन ऑर्गन पे आते हैं। लंग्स क्या होते हैं? ये बहुत ही लाइट वेट कैरी करते हैं बिकॉज दे कैन फ्लोट, और लाइट वेट होते हैं और एयर होती है इनके अंदर। पेट कोन शेप्ड ऑर्गन है हमारे पास थोरेसिक कैविटी में, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। हार्ट प्रेजेंट होता है मीडियस्टिनम में इन द कार्डियक नॉच। दोनों जो लंग्स हैं ये इनक्लोज होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं बाय डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन, जिसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन में जो सुपरफिशियल लेयर है इसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। इट लाइंस द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। और जो डीपर लेयर है इसको विसरल प्लूरा कहते हैं, जो लंग्स के साथ एडहेयर हुआ होता है। दोनों प्लूरा के बीच के अंदर कैविटी बन जाती है, इसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। और प्लूरल कैविटी के बीच में फ्लूइड होती है जिसका नाम प्लूरल फ्लूइड होता है। ये आपके पास लंग्स शो किए हुए राइट लंग और लेफ्ट लंग। जो लंग के टॉप वाला कॉनिकल पार्ट बनता है इसको एपिक्स ऑफ लंग कहते हैं, और जो आपके लंग का ब्रॉडर वाला पार्ट बन रहा है, दिस ब्रॉडर एंड इज कॉल्ड एज द बेस ऑफ द लंग। प्लूरल कैविटी बता दी, ये प्लूरल कैविटी आपको शो की हुई है। ये प्लूरल लाइनिंग है पूरी जिसके अंदर दोनों आपकी मेम्ब्रेन आ गई, विसरल और पैराइटल।
लंग्स को देखें तो लेटरल व्यू दिखाया हुआ है राइट लंग और लेफ्ट लंग का। राइट लंग को देखें तो राइट लंग के अंदर हमें एपिक्स से शुरू करते हैं और लेफ्ट लंग को भी एपिक्स से शुरू करते हैं, तो दोनों में एपिक्स एक जैसा है। सुपीरियर लोब दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल फिजर है जो कि सुपीरियर लोब ऑफ राइट लंग को सेपरेट कर रहा है मिडिल लोब से। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिजर। और हॉरिजॉन्टल फिजर के बाद जो आपका हॉरिजॉन्टल फिजर ऑब्लिक फिजर के बाद एक ऑब्लिक फिजर आता है। ऑब्लिक फिजर मिडिल लोब और इंफीरियर लोब को सेपरेट करता है। तो पता ये चलता है कि हमारा जो राइट लंग है उसके अंदर तीन लोब्स हैं। और तीन लोब्स के अंदर सबसे पहले आपके पास आ गया आपका सुपीरियर लोब, ये पहला लोब है। उसके बाद आपके पास मिडिल लोब आ गया सेकंड, और उसके बाद आपके पास तीसरा आ गया इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब और मिडिल लोब को सेपरेट करने वाले फिशर को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और जो मिडिल लोब और इंफीरियर लोब को सेपरेट कर रहा है उसके फिशर को हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। दिस इज द डिटेल ऑफ द राइट लंग। अब लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो लेफ्ट लंग के अंदर हमें सिर्फ ऑब्लिक फिशर मिलता है। ऑब्लिक फिशर क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंफीरियर लोब है और एक सुपीरियर लोब है। देयर इज नो मिडिल लोब इन द राइट लंग, सॉरी द लेफ्ट लंग। जब लेफ्ट लंग में मिडिल लोब नहीं होता तो इस वजह से लेफ्ट लंग में हॉरिजॉन्टल फिशर भी नहीं होता। तो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए लेफ्ट लंग और राइट लंग के। ये हमने डिस्कस कर लिया लेफ्ट लंग और राइट लंग। आगे चलते हैं। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, सेगमेंट ऑफ टिश्यू जिसे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कहलाते हैं, जहाँ पे ब्रोंकोला पल्मोनरी रीजन्स लॉब्यूल्स बना लेते हैं। लॉब्यूल्स क्या होते हैं? हर लॉब्यूल रैप हुआ होता है, ये अब स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं लॉब्यूल्स हमारे पास, ये रैप टू होते हैं इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू में। इनमें लिम्फेटिक वेसल, आर्टरी, वेन और टर्मिनल ब्रोंक्यूल की ब्रांच होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बना लेते हैं और इनके आखिर में जाके एल्वोली आ जाता है जहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बन रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल सब डिवाइड मेनी टाइम 2 to 11 टाइम इवेंचुअली टू फॉर्म एल्वुलर डक्ट्स, और हर एल्वुलर डक्ट के बाद एल्वुलाई आ जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक एयरवेज के डिवीजन है। माइक्रोस्कोपिक एयरवेज के डिवीजन क्या है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल डिवाइड टू फॉर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के एंड पे एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर डक्ट के बाद एल्वुलर सैक्स, और हर एल्वुलर सैक के बाद एल्वुली। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड होकर आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बना रहा होगा, आप डायग्राम पे लोकेट कर सकते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बन गया। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वुलर डक्ट्स आ जाएंगे, ये एल्वुलर डक्ट्स आ गई आपके पास, और उसके बाद आखिर में एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई। पहले एल्वुलर सैक आएगा पूरा, दिस इज एल्वुलर सैक, और उसके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, दीज आर इंडिविजुअल एल्वुली। ये पूरा एल्वुलर सैक है और इसके अंदर ये अलग अलग एल्वुली हैं। एल्वुली के बाहर ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं। एल्वुलस की डिटेल पे जाते हैं तो एल्वुलस क्या है हमारा? एल्वुलस जो होता है ये कप शेप्ड आउट पाउचिंग है, लाइंड हुआ है स्क्वेयर में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। एल्वुलर सेक के अंदर दो या दो से ज्यादा एल्वुली होते हैं, और ये जो एल्वुली होते हैं ये आपके पास गैस एक्सचेंजेस करवाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें ये बात बताई हुई है कि एल्वुलर सैक के अंदर दो या एक से ज्यादा एल्वुली होते हैं जिनकी कॉमन ओपनिंग होती है, और जो दो टाइप के सेल्स एल्वुलाई में होते हैं उनमें टाइप 1 सेल और टाइप 2 सेल्स होते हैं। टाइप 1 सेल जो होते हैं वो ज्यादा न्यूमरस होते हैं, टाइप 2 सेल्स कम होते हैं। टाइप 1 सेल्स जो हैं दे आर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, और ये कंटिन्यूस लाइनिंग बनाते हैं एल्वुलर सेल वॉल की, एल्वुलर वॉल की। और जो टाइप 2 एल्वुलर सेल्स हैं इनका दूसरा नाम है सेप्टल सेल्स। ये नंबर में कम होते हैं और एल्वुलाई में ही हमें पाए जाते हैं, और इनका ये एल्वुलाई के एल्वुलर सेल वन के बीच बीच में होते हैं। थिन टाइप एल्वुलर वन सेल जो होते हैं वो मेन साइट है गैस एक्सचेंज की, और टाइप 2 एल्वुलर सेल जो होते हैं राउंडेड क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। ये फ्री सरफेस है जिसमें माइक्रोविलाई होता है जो कि एल्वुलर फ्लूइड सिक्रीट करता है। इस एल्वुलर फ्लूइड का नाम है सरफेक्टेंट। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है फॉस्फोलिपिड लाइपोप्रोटीन्स का। सरफेक्टेंट का मेन मकसद ये होता है कि सरफेस टेंशन ऑफ एल्वुलर फ्लूइड कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके एल्वुलाई कोलैप्स नहीं करते, उनकी वॉल एक दूसरे से क्लिंग नहीं करती, उनको इन्फ्लेट करना आसान है। और जब इन्फ्लेट करना आसान है तो सरफेक्टेंट वो वाहिद रीजन है जिसकी वजह से, वाहिद रीजन नहीं, वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाती है, द लंग्स कैन इन्फ्लेट वेरी वेल। इलास्टिक फाइबर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स दो, बट यहाँ पे हम बात सिर्फ सरफेक्टेंट तक महदूद रख रहे हैं क्योंकि सरफेक्टेंट की हम बात कर रहे हैं कि ये सेल से सिक्रीट होते हैं। इसके साथ ही एल्वुलर मैक्रोफेजेस भी एल्वुलाई में प्रेजेंट होते हैं, इनको डस्ट सेल कहा जाता है, ये फेगोसाइट्स हैं। ये डस्ट और फाइन पार्टिकल को रिमूव करते हैं। और इसके साथ फिब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ये फिब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर्स बनाएंगे और टाइप 1 सेल्स के साथ इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देंगे। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड वेसल्स एक्सचेंज करा देती हैं। हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ना है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है? ये वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो रास्ता है जिसके थ्रू एक्सचेंजेस होते हैं बिटवीन द एल्वुलर स्पेस एंड द ब्लड प्लाज्मा। जो भी गैस एल्वुलर स्पेस में है
मेनली ऑक्सीजन, वो ब्लड प्लाज्मा में चली जाएगी, और ब्लड प्लाज्मा में जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलर स्पेस में आ जाएगी, गैस एक्सचेंज हो जाएगा, और गैस एक्सचेंज के बाद हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और CO2 को हम एक्सहेल आउट कर देते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर चार लेयर्स आते हैं, ये चार स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले वो लेयर आएगा जो टाइप 1 टाइप 2 एल्वुलर सेल्स का बना हुआ है, जिसका मतलब एल्वुलर वॉल है। गैस सबसे पहले एल्वुलर वॉल को क्रॉस करेगी। उसके बाद एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी जो एल्वुलर वॉल के नीचे होगी। ये सपोर्टिंग नेटवर्क होता है सिंगल सेल लाइनिंग के लिए। दो लेयर क्रॉस होने के बाद फिर थर्ड लेयर आ जाएगा कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन का, क्योंकि कैपिलरी भी सिंगल सेल लाइनिंग है, उसकी भी अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद कैपिलरी के एंडोथेलियम मतलब कैपिलरी के सिंगल सेल लाइनिंग क्रॉस हो जाएगी। तो चार लेयर्स जब मिल जाते हैं एक साथ, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसकी थिकनेस बहुत कम है, एज नैरो एज 0.5 माइक्रोमीटर। और जब ये इतनी छोटी डिस्टेंस होता है तो इसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है। और एल्वुलाई जो होते हैं वो अबाउट 300 मिलियन एल्वुलाई है हमारे पास। इसकी वजह से इमेंस सरफेस एरिया इनक्रीज हो जाता है, अबाउट 70 मीटर स्क्वायर एरिया available for gas exchange, which actually is an enormous area for bringing about gas exchanges. ये टेबल हमारे पास समराइज कर रहा है कि हमारे स्ट्रक्चर्स कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उनमें एपिथेलियम किस चीज का बना हुआ है, और सीलिया है या नहीं है, गॉबलेट सेल है या नहीं है, और उनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। जैसे वेस्टी नोज में हम वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन और ऑल्फैक्टरी रीजन की बात करें तो इनके अंदर नॉन केराटिनाइज, सीडियो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड सेल और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है रिस्पेक्टिवली। सीलिया वेस्टिब्यूल में नहीं होता मगर रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी रीजन में प्रेजेंट होता है। गॉबलेट सेल वेस्टिब्यूल में नहीं होते, ऑल्फैक्टरी रीजन में नहीं होते, मगर रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फेशियल फीचर्स कंटेन म्यूकस हेयर इन द वेस्टिब्यूल। रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर कॉन्श और मीटसेस होते हैं, और ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर ऑल्फैक्शन का काम, स्मेल आइडेंटिफिकेशन का काम होता है। फेरिंग्स में हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़े, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमर सेल्स होते हैं। सीलिया प्रेजेंट होता है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है, पैसेज वे है ताकि हमारे पास एयर जा सके, और ऑडिटरी ट्यूब भी, फेरेंजियल टॉन्सिल्स की भी ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वहीं लोकेटेड होते हैं। ओरोफेरिंग्स में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स हैं, सीलिया नहीं होता, गॉबलेट सेल नहीं होते। पैसेज वे है दोनों चीजों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। लेरिंजोफेरिंक्स में भी नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स हैं, वही जो कि ओरोफेरिंक्स के अंदर थे, सीलिया और गॉबलेट सेल नहीं होते, और दोनों चीजों के लिए पाथवे है, फूड और एयर के लिए। लैरिंग्स की बात करते हैं तो लैरिंग्स में नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स हैं जो कि वोकल फोल्ड से ऊपर हैं, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स हैं कॉलमर जो कि वोकल फोल्ड्स के नीचे हैं। तो लैरिंग्स में दो तरह के सेल्स मिलते हैं, हमें देखना होता है कि वो वोकल फोल्ड से ऊपर वाले सेल्स हैं या नीचे वाले हैं। इनमें वोकल फोल्ड से ऊपर ऊपर कोई सीलिया नहीं होता मगर नीचे सीलिया होते हैं, और वही बात गॉबलेट सेल में, ऊपर गॉबलेट सेल नहीं मगर नीचे फ्यू होते हैं। पैसेज जो होता है एयर का, और वोकल फोल्ड में वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ट्रैके की बात करते हैं, इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमर सेल्स हैं, सीलिया भी होता है, गॉबलेट सेल भी होता है। पैसेज में है एयर का, इसमें सी शेप कार्टिलेज होता है, सी शेप कार्टिलेज ट्रैकिया को ओपन रखता है, उसको बंद नहीं होने देता, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ब्रोंकाई पे आते हैं। ब्रोंकाई में हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई है। प्राइमरी ब्रोंकाई में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमर सेल्स हैं, सीलिया भी है और गॉबलेट सेल्स भी हैं। पैसेज वे है एयर का, इसमें भी सी शेप रिंग है कार्टिलेज के पेटेंसी मेंटेन करने के लिए। सेकेंडरी ब्रोंकाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमर सेल्स रिलेटेड है, इसमें भी सीलिया भी है और गॉबलेट सेल्स भी हैं, ये भी पैसेज वे है एयर का। इसमें प्लेट्स होती हैं कार्टिलेज की, तो आपका ब्रोंकाई खुला रहता है, बंद नहीं हो जाता। टर्शरी ब्रोंकाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमर सेल्स, सीलिया और गॉबलेट सेल दोनों होते हैं। पैसेज वे है एयर का, और इसमें भी प्लेट्स होती हैं कार्टिलेज की। लार्जर ब्रोंक्यूल्स पे आते हैं तो इसमें सीलेटेड सिंपल कॉलमर सेल्स हैं, सीलिया और गॉबलेट सेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। पैसेज वे एयर का, स्मूथ मसल ज्यादा होता है इसके अंदर, और यही वही जगह है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे पैसेज वे नैरो या वाइडन हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, के सिंपैथेटिक आ रहा है या पैरासिम्पैथेटिक। स्मॉलर ब्रोंक्यूल में सीलेटेड कॉलमर सेल्स आ जाते हैं सिंपल पे सीलिया, इसमें सीलिया भी होगा, नाम से ही लग रहा है, और गॉबलेट सेल नहीं होते इसमें। पैसेज वे एयर का ताकि आगे लार्जर ब्रोंक्यूल में जाए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नॉन सीलिएटेड कॉलमर सेल्स, यहाँ सीलिया खत्म हो गया, यहाँ गॉबलेट सेल भी खत्म हो गया। अब इसके बाद ना सीलिया आएगा रेस्पिरेटरी पैसेज में, ना गॉबलेट सेल आएगा, और एयर जो कि स्मॉलर ब्रोंक्यूल में चली जाएगी। इसके बाद ये कंडक्टिंग पाथवे खत्म हो गया, यहाँ तक का जितना स्ट्रक्चर था ये कंडक्टिंग पैसेज वे था। अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज वे पे। लंग्स में रेस्पिरेटरी पैसेज वे है, उसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल आ गया जिसमें सिंपल क्यूबाइडल टू सिंपल सिंपल स्क्वेमस सेल्स हैं। सीलिया नहीं होता, गॉबलेट सेल नहीं होता, पहले ही डिस्कस कर लिया, आप सीलिया गॉबलेट सेल कहीं पे भी नहीं होंगे आगे। पैसेज वे एयर का गैस एक्सचेंज भी करवाते हैं। एल्वुलर डक्ट सिंपल स्क्वेमस सेल हैं, अगेन पैसेज वे भी है गैस के लिए,
और गैस एक्सचेंज भी करवाता है। एयर के लिए पैसेज वे और गैस एक्सचेंज करवाएगा। सरफेक्टेंट भी प्रोड्यूस करेगा, तो सरफेक्टेंट एल्वुलर डक्ट में भी प्रेजेंट होता है। एल्वुलाई की बात करें तो उसमें भी वही वाले स्क्वेमस सेल्स हैं, और ये भी पैसेज वे है एयर के लिए, गैस एक्सचेंज भी कराता है, सरफेक्टेंट भी होता है। और सरफेक्टेंट जो है वो पेटेंसी मेंटेन करता है, ओपन रखता है, ताकि हमारे जो पैसेज वे है वो बंद ना हो जाए और भिंच ना जाए आपके एल्वरी, और एल्वरी जो है वो उसकी वॉल एक दूसरे से क्लिंग ना कर जाए। एल्वली के डिटेल पे डायग्राम पे आते हैं, तो ये एल्वली की डायग्राम की डिटेल। इस एल्वली की डायग्राम को अगर आप देखें तो एल्वली के अंदर हमारे पास ये पूरी सिंगल सेल लाइनिंग है। ये पीछे इसके ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स डिऑक्सीजन ब्लड लेके आती हैं हार्ट से, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेट होकर आगे चला जाता है। इस एल्वुलाई में रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ये फिब्रस नेटवर्क है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इसके एल्वुलाई के बाहर होंगे, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। टाइप 2 एल्वुलर सेल है जिसका नाम सेप्टल सेल्स होता है, ये बीच बीच में चंद होते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये पूरा वो पैसेज वे जिसको अभी हमने देखा 0.5 माइक्रोमीटर, जिसके अंदर 4 लेयर्स आ जाते हैं। ये 4 लेयर्स वाली थिकनेस वाली कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। टाइप 1 एल्वुलर सेल ये हैं जो कि न्यूमरस सेल्स हैं, ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और एल्वुलर मैक्रोफेज है जिसको डस्ट सेल भी कहा जाता है, जो फेगोसाइटोसिस करता है। रेड ब्लड सेल ऑलरेडी आपको पता है ब्लड वेसल्स में होंगे जो कि कैपिलरी में ब्लड में एक्सचेंज करवा के ऑक्सीजन को पिक करते हैं। मोनोसाइट वाइट ब्लड सेल हैं, ये एल्वुलाई के बाहर हैं और ये ट्रैवल कर रहे हैं टिश्यूज के अंदर। जिस वक्त गैस एक्सचेंज होती है तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आपको एल्वुलर फ्लूइड दिख रहा है, ये एल्वुलर फ्लूइड है पूरा। ये सरफेक्टेंट है जो कि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है इनटू द रेड ब्लड सेल, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है इनटू द एल्वुली। तो जब वो क्रॉस हो रही होती है तो ये 4 रीजन क्रॉस होते हैं, और जो 4 रीजन कैसे क्रॉस होंगे, एक कैपिलरी एंडोथेलियम होगा, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और एक आपके पास जो एल्वुलर वॉल है उसके टाइप 1 सेल्स की भी वॉल होगी। ये माइक्रोस्कोपिक डिटेल है एयर सेक्स की या एल्वुलाई की, जिसके अंदर आपको ये एल्वुलर वॉल दिख रही है। दिस इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है। और ये जो गैप दिख रहे हैं स्पेसेस, दीज आर द एल्वुलस, यहाँ से ये ब्लड कैपिलरी में एक्सचेंजेस होते हैं। एंड दिस इज मैग्निफाइड अबाउट 1000 times. That's all I had to cover in this video. I hope this was helpful for you. This from my side. Thank you so much.